देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात करीबन 12 बजे के करीब जब मैंने बस को कोकड़ी बस स्टॉप पर रोका तो उस वक्त एक लड़की बस में चढ़ी। उस लड़की पर नज़र पड़ते ही मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले भी इस लड़की को कहीं पर देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ पर। खैर, सवारियाँ उतरने और उस लड़की के चढ़ने के बाद बस खुली और मैं उसके बाद टिकट देने उसके पास गया तो वो थोड़ा सहम गई। और जब मैंने उसे टिकट लेने के लिए बोला तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब उसकी ये कहते ही मैंने उस लड़की से कुछ नहीं बोला और वापस आकर अपनी कंडक्टर वाली सीट पर आकर ये सोचने लगा कि आखिर मैंने उस लड़की को कहाँ देखा था। खैर, अगले कुछ स्टॉप पर आते आते बस पूरी तरह से खाली हो गई, पर वो लड़की अभी भी बस में बैठी हुई थी। अभी मुझे ये याद आता कि मैंने उस लड़की को कहाँ देखा था कि तभी चंद्रकांत ने बस साइड में लगाते बोला, अरे यार, प्रेशर कुछ ज़्यादा बन गया है। इतना बोलकर वो बस से उतरा और जब वो वापस बस में लौटा तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ गई। उस लड़की पर नज़र पड़ते ही चंद्रकांत मेरे पास आया और मेरे कान के पास आकर बोला, यार, ये तो वही लड़की है ना, लोधी कैंट वाली, जिसकी लापता होने की खबर परसों के अखबार में छपी थी। जैसे ही चंद्रकांत ने अखबार का नाम लिया तो मुझे भी याद आ गया। दरअसल परसों के अखबार में मैंने इस लड़की की मिसिंग होने की खबर देखी थी। फिर इसी बीच चंद्रकांत ने मुझसे सवाल करते हुए पूछा, क्या करें, इसके घर वालों को कॉल कर दें? चंद्रकांत के ये कहते ही मैंने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। पर दिक्कत वाली बात ये थी कि उस वक्त हमारे पास वो नंबर नहीं था, पर मुझे मालूम था कि नंबर कैसे मिलेगा। इसलिए मैंने चंद्रकांत को गज्जू के ढाबे पर चलने को बोला, क्योंकि वो खबर मैंने गज्जू के ढाबे पर ही पढ़ी थी और मुझे यकीन था कि वो अखबार अभी भी ढाबे पर ही होगा। लिहाजा हम निकल पड़े गज्जू के ढाबे की ओर। अभी बस गज्जू के ढाबे की तरफ ही बढ़ रही थी कि तभी मैंने नोटिस किया कि वो लड़की जिसका नाम उस खबर के मुताबिक करुणा था, उसके हाथ में किसी की तस्वीर है जिसे वो एकटक घूरे जा रही थी। अभी मैं उसे देखते हुए यही सोच रहा था कि ये घर से भागी है या फिर सच में खो गई है कि तभी वो लड़की एकदम से सीट से उठी और मेरे पास आई और वो तस्वीर जो उसे देख रही थी मुझे देखते हुए बोली, ये लड़का कैसा है? उस लड़की के इस सवाल से मैं थोड़ा असहज हो गया, पर जब मैंने उस तस्वीर को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उस तस्वीर में एक बड़ा ही सुंदर लड़का था, पर उसके एक हाथ में एक औरत का कटा हुआ सर था जिससे खून बहता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं उसके दूसरे हाथ में एक और कटा हुआ सर था, पर वो ना तो किसी इंसान का सर था और ना ही किसी जानवर का। वो सर बड़ा ही अजीब था। मसलन कटे हुए उस मुंडी का चेहरा ही नहीं था, सिर्फ 3 सुराख थे जिनसे नीली रोशनी निकल रही थी। वो भयानक तस्वीर देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि कुछ देर के लिए मेरी जुबान इस तरह बैठी कि उस लड़की के कई बार पूछने पर कि ये लड़का कैसा है, मेरा मुंह खुला ही नहीं। वो तो जब चंद्रकांत ने बीच में कहा, भाई बता भी दे कैसा लड़का है ये, कब से पूछ रही बेचारी, तब जाकर मेरा मुंह खुला और फिर मैंने लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला, हाँ हाँ, लड़का तो बिल्कुल जोड़ीदार है। मेरी ये कहते वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, है ना ये मेरे लायक? पर मेरे घर वालों को ये कोई शैतान नज़र आता है, पर एक आप हो, आपने देखते ही बता दिया कि ये मेरे लिए ही बना है। मुझे ये पता नहीं था कि वो मेरा जवाब सुनकर इतना खुश हो जाएगी, पर वो तो खुश थी, पर मेरी सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि तस्वीर वाली बात मैं चंद्रकांत को कैसे बताऊं कि तभी उस लड़की ने मुझसे बोला, अंकल, आपको मेरी शादी में आना पड़ेगा और मैं ना नहीं सुनूंगी। अभी उस लड़की ने यही कहा था कि उस लड़की की बात सुनकर चंद्रकांत बीच में बोल पड़ा, ये क्या बेटी, मैं भी तुम्हारी शादी में शामिल हो जाऊंगा, बिना ये जाने कि वो लड़की किससे शादी करने जा रही है। चंद्रकांत के ये कहते ही उस लड़की का ध्यान चंद्रकांत की तरफ चला गया और वो उसकी तरफ पलटते हुए बोली, आप भी आओगे? जिस पर चंद्रकांत ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। वैसे तो मुझे मालूम था कि चंद्रकांत ये बात यूं ही कह रहा है, पर उस वक्त ये बात ना तो चंद्रकांत को और ना ही मुझे मालूम थी कि उसकी ये छोटी सी बात हमें बहुत भारी पड़ेगी। फिर इसके बाद जब उस लड़की ने चंद्रकांत से कहा, अच्छा फिर चलो फिर, तो एक पल को चंद्रकांत के साथ मैं भी चौंक गया। पर जहां मैं इस बात पर चुप रहा तो वहीं चंद्रकांत
चंद पल की खामोशी के बाद बोला, क्या अभी इसी वक्त? अभी चंद्रकांत के मुंह से इतनी बात ही निकली थी कि वो लड़की बोली, हाँ अभी तो मेरी शादी है और वो देखो मेरा दूल्हा सामने खड़ा है। फिर जैसे उस लड़की ने ये कहते हुए सामने सड़क की तरफ इशारा किया तो वैसे ही चंद्रकांत के मुंह से जोर से निकला, अरे बाप रे बाप। इतना बोलते ही वो एकदम से हड़बड़ा गया, जिसके चलते चंद्रकांत ने बस से कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद बस हाईवे पर लगे किसी खंबे से जा भिड़ी, जिसके चलते मेरा सर बस के किसी हिस्से से इतनी ज़ोर से टकराया कि मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि बस में ना तो वो लड़की है और ना ही चंद्रकांत। फिर जब मैंने बस के बाहर देखा तो मेरी नज़र चंद्रकांत पर गई, जो रोड के बीचों बीच लेटा हुआ था। चंद्रकांत पर नज़र पड़ गई। मैं उसे आवाज़ देते हुए बस से नीचे उतरकर उसकी तरफ भागा और भागते हुए आवाज़ देते हुए बोला, चंद्रकांत वहाँ से जल्दी हटो, नहीं तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे। इससे पहले मैं चंद्रकांत के पास पहुँच पाता कि फिर इसी बीच एक तेज रफ्तार ट्रक चंद्रकांत को कुचलती हुई वहाँ से चली गई और पीछे छोड़ गई। चंद्रकांत की कुचली हुई लाश, चारों तरफ खून के छींटे फैल गए और वो भयानक मंजर देखकर मैं कुछ देर के लिए सदमे में चला गया और वहीं रोड के किनारे ऐसे खड़ा रहा मानो मेरे अंदर जान ही ना हो। सिर्फ मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद कोई कार वाला रुका और पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी, जिसके बाद जब पुलिस आई और मुझसे पूछताछ की तो तब भी मैं कुछ नहीं बता पाया। पुलिस वाले समझ गए थे कि मुझे मानसिक आघात पहुंचा है, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भिजवा दिया और चंद्रकांत की लाश भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मैं पहले कुछ दिनों तक तो खामोशी रहा, पर जब दवाई गोली से मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने पुलिस वाले को उस लड़की के बारे में सब बता दिया। पर मेरी बताई गई बातों पर पुलिस वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें अब भी लग रहा था कि मैं मानसिक चोट से उभर ही नहीं पाया हूँ। पर जैसे मैं हॉस्पिटल से निकला तो वैसे ही मैं उस तारीख का अखबार ढूंढने लगा जिसमें उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखी थी। और फिर जैसे मेरे हाथ वो अखबार लगा तो वैसे ही मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो किसी औरत ने कॉल उठाया। फिर जब मैंने करुणा का नाम लेते हुए उस औरत को बताया कि कुछ दिन पहले करुणा मुझे बस में मिली थी, तो मेरे इतना कहते ही वो औरत भड़क गई और मुझ पर खिसियाते हुए बोली, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कुछ पैसों के खातिर तुम लोग इतना बड़ा झूठ बोलने से भी नहीं कतराते हो। उस औरत के ऐसी बदतमीजी से जवाब देने पर मैंने उस औरत से थोड़े सख्त लहजे में बोला, देखिए मोहतरमा जी, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी मैं कुछ और कह पाता कि बीच में ही वो मोहतरमा टोकते हुए बोली, जिस लड़की से तुम मिलने की बात कर रहे हो ना, वो 3 साल पहले ही मर चुकी है और उसका पागल बाप लापता होने की खबर हर रोज अखबार में छप पाता है, जिसमें सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए देने का इनाम रखा है। और अब तक ना जाने कितने ही कॉल आ चुके हैं तुम जैसे फ्रॉड लोगों के। इतना बोलकर उस मोहतरमा ने कॉल रख दिया और वहीं ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने उस लड़की के पिताजी से मिलने का फैसला किया और फिर जब मैं उस दिए गए पते पर पहुंचा तो घर पर ताला लटका हुआ था। फिर जब मैंने आस पड़ोस में थोड़ी पूछताछ की तो उन्हीं पड़ोसियों से पता चला कि करुणा 3 साल पहले अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई थी, पर जब वहां से वो लौटी तो उसका बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। अक्सर रातों में घर की छत पर तो गांव की गलियों में वो किसी से बात करते हुए नजर आती, पर हैरानी वाली बात ये थी कि वो हमेशा ही अकेली होती। पर जिस तरह से वो बात करती वो देखकर ऐसा लगता कि कोई उसके साथ है। अगर कोई गांव वाला उसे टोक देता तो वो एक भयानक तस्वीर दिखाती और पूछती कि ये लड़का कैसा है। उसके सवाल के जवाब में ये कहता कि अच्छा है, तो वो फौरन ही उसे अपनी शादी में चलने को कहती और फिर अगले कुछ घंटों में वो आदमी किसी सदमे से मर जाता। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो तब तक कई लोग मारे जा चुके थे, जिसके बाद गांव वालों ने उसे डैन चुड़ैल कहना शुरू कर दिया और उसे जिंदा ही ज़मीन में दफना दिया। जिसके बाद से उसके पिताजी पागल हो गए और उन्हें अब भी लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी को उस लड़के के लिए हाँ नहीं बोला, इसलिए उनकी बेटी घर छोड़कर चली गई है। और यही कारण है कि वो हर रोज़ अखबार में लापता होने की अपनी बेटी की खबर छपवाते हैं। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मैं चुपचाप लौट आया और फिर उस रोड से नहीं गुजरा जिस रोड पर करुणा मिली थी। मुझे करुणा की पूरी सच्चाई तो नहीं मालूम, पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। पता नहीं उसके ऊपर किसका साया पड़ गया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और डरावनी भूतिया घटना की ओर, जो कि संजय खत्री जी की है।
दोस्तों संजय जी बताते हैं कि मेरा नाम संजय है और मैं बरनौर का रहने वाला हूँ। ये घटना कार्तिक महीने की एक अंधेरी रात की है, जब चांद की रोशनी भी बादलों में छिपी हुई थी और हवा में एक ठंडी सिरहन फैली हुई थी। कार्तिक का ये समय हमेशा से रहस्यमय लगता था, जहाँ दिवाली की चमक अभी बाकी थी लेकिन रातें इतनी गहरी हो जाती थी कि लगता था जैसे अंधेरा खुद जीवित हो उठा हो। उस रात में सिंभौली के एक छोटे से स्टेशन पर खड़ा था, जहाँ प्लेटफार्म की पीली रोशनी मुझसे कुछ फीट तक फैली हुई थी। घड़ी में 2:30 बज चुके थे और ट्रेन की सीटी दूर से गूंज रही थी, जैसे कोई दबी हुई चीख। मैंने अपनी पुरानी सी थैली कंधे पर लटकाई और ट्रेन की ओर बढ़ा। स्टेशन पर कोई नहीं था, सिवाय 1-2 कुत्तों के जो छाया में दुबके हुए थे और उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तभी ट्रेन आ गई और वो रुकी तो उसके पहिए घिसटते हुए एक कराहती हुई आवाज़ निकाल रहे थे। फिर मैंने जनरल बोगी में चढ़कर एक खाली सीट देखी तो बोगी में मुश्किल से 10 से 12 यात्री थे। ज़्यादातर वहाँ पर सो चुके थे। उनके खर्राटे हवा में घुल रहे थे जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो। बोगी में हल्की रोशनी थी, सिर्फ 1-2 बल्ब जल रहे थे जो पीले रंग की मध्यम चमक बिखेर रहे थे। फिर मैंने अपनी सीट पर बैठकर खिड़की की ओर देखा तो बाहर अंधेरा इतना घना था कि लगता था जैसे ट्रेन किसी काले समुद्र में तैर रही हो। हवा बेहद ठंडी थी और खिड़की से आती सर्दी मेरी त्वचा को छू रही थी। तभी मैंने कोट को और कसकर लपेटा, लेकिन मन में मेरे एक अजीब सी बेचैनी थी। कार्तिक की रातें हमेशा से मेरे लिए अशुभ लगती थी। बचपन से मैं सुनते आया था कि इस महीने में आत्माएं भटकती हैं, खासकर ऐसी रातों में जब चांद छिपा हो। तभी ट्रेन एकदम से चल पड़ी और उसकी गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पर मेरी नज़र फिर खिड़की पर गई। वहाँ पर कुछ अजीब सा दिखा था। खिड़की के किनारे पर एक हाथ लटका हुआ था, जैसे कोई बाहर से लटक रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई यात्री बाहर खड़ा है, लेकिन ट्रेन तो चल रही थी और बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी मैंने थोड़ा झुक कर देखा तो वो हाथ पतला था, उसकी उंगलियां लंबी और मुड़ी हुई, नाखून काले और टूटे हुए थे। त्वचा सफ़ेद थी, लेकिन इतनी सफ़ेद कि लगता था जैसे चूने से पोती गई हो। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज हो गई थी। मैं अपनी सीट से उठकर उसके पास गया, पर वहाँ की रोशनी बहुत कम थी, लेकिन जितना मैं देख सका था तो उतना काफ़ी था। वो कोई इंसान का हाथ नहीं था। उसकी त्वचा पर नीली नसें उभरी हुई थी और उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई जीवित चीज पकड़ने की कोशिश कर रही हो। जिस वजह से मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरी आंखें उस पर टिकी रहीं। ट्रेन की गति बढ़ रही थी और बाहर हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक ही हाथ हवा में उठा और खिड़की के शीशे पर खरोंच मारने लगा। आवाज़ ऐसी थी जैसे नाखून कांच पर घिस रहे हों, तेज और कर्कश। तभी बोगी में सो रहे लोग हिले नहीं, लेकिन उनके खर्राटे जारी थे। तभी मैंने चारों ओर देखा, पर कोई जागा नहीं। मेरे शरीर में अब एक ठंडक दौड़ गई, तो मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। तभी वो हाथ अब और भी अंदर आने लगा और उसके साथ एक चेहरा भी मुझे दिखाई दिया। वो चेहरा, हे भगवान, वो चेहरा इंसान ही नहीं था। आंखें लाल थी उसकी जैसे जलते हुए कोयले और मुंह खुला हुआ। दांत उसके नुकीले और पीले थे। त्वचा भी झुर्रियों से भरी हुई थी। बाल लंबे और उलझे हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। वो एक शैतान था जो ट्रेन के साथ लटक कर चला था। उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी हुई थी। तभी मैंने पीछे हटकर सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर कपकपा रहे थे। ट्रेन भी अब जंगल के बीच से गुजर रही थी, जहाँ पेड़ों की छायाएं अंधेरे में और भी गहराती जा रही थी। अब उस शैतान की उंगलियां खिड़की के अंदर आ गई और वो धीरे धीरे अंदर सरकने लगा। तभी उसकी सांसों की बदबू बोगी में फैलने लगी, सड़ी मांस जैसी। तभी मैंने अपनी थैली से कुछ निकालने की सोची, लेकिन हाथ मेरे सुन्न हो गए थे। फिर अचानक ही बोगी की रोशनी झपकी और एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रोशनी आई तो वो शैतान अंदर था। वो फर्श पर लेटा हुआ था, उसका शरीर मुड़ा हुआ था जैसे कोई मकड़ी। तभी उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें चमक उठी। वो मेरी ओर रेंगने लगा और उसके नाखून फर्श पर खरोंच मार रहे थे। तभी मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन बोगी का दरवाज़ा बंद था। सो रहे यात्री अब भी सोए हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी बुरे सपने में फंसे हों। वो शैतान अब मेरे पास पहुंच गया था और उसकी उंगलियां मेरे पैर को छू रही थी। ठंडक ऐसी थी
लगता था बर्फ की सुई चुभ रही हो। तभी मैंने दीवार से सटकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ। उसका कद बहुत लंबा था, शरीर पतला और काला जैसे छाया का बना हो। तभी वो मेरी ओर झुका और उसके मुंह से एक करहा निकली, लेकिन कोई शब्द नहीं। उसकी आंखें मेरी आत्मा को चूस रही थी। तभी मैंने आंखें बंद कर ली और मन में बचपन की प्रार्थनाएं याद करने लगा। कार्तिक की रात जहां आत्माएं भटकती हैं, क्या ये वही था? तभी ट्रेन की गति अब और भी तेज हो गई थी और बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया। उस शैतान ने मुझे पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हड्डियां तक चटकने लगी थी। तभी मैंने संघर्ष किया, लेकिन वो मुझे खिड़की की ओर घसीटने लगा। बाहर अंधेरा मुझे निगलने को तैयार था। तभी अचानक ही ट्रेन एक पुल पर पहुंची जहां नीचे नदी बह रही थी। पानी की आवाज़ दूर से ही आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। तभी उस शैतान ने मुझे खिड़की से बाहर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मैंने सीट पकड़ ली। उसकी त्वचा छूने पर जलन हो रही थी मुझे, जैसे एसिड हो। फिर मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और वो पीछे गिर पड़ा, लेकिन वो फिर उठा, पर इस बार वो और भी तेज था। उसकी आंखें अब बहुत तेज जल रही थी, जैसे उनमें से लाल लपटें निकल रही हों। तभी बोगी में अब ठंडक बढ़ गई। उसकी सांसें बेहद सफ़ेद हो रही थी। सो रहे यात्री भी अब हिलने लगे थे, लेकिन उनकी आंखें बंद हो गई। शायद वे भी उसके जाल में फंस गए थे। तभी उस शैतान ने फिर हमला किया, पर इस बार उसके नाखून मेरे कंधे में घुस गए। वो दर्द असहनीय था, खून बहने लगा था। मैंने चीखने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। एक स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वो छोटा सा स्टेशन था जहाँ पर कोई नहीं उतरता। तभी वो शैतान मुझे घसीटता रहा और मैं कमज़ोर पड़ने लगा, पर उसकी बदबू अब मेरे नाक में घुस गई थी, जिस वजह से मेरा सिर चकराने लगा। फिर मैंने आखिरी कोशिश की और अपनी थैली से एक पुरानी किताब निकाली जो मेरे साथ में थी। उसमें हनुमान चालीसा लिखा हुआ था, और तभी मैंने उसे शैतान की ओर फेंका और वो किताब उसके चेहरे पर लगी। फिर अचानक ही एक चमक हुई, जैसे कोई रोशनी फूट पड़ी हो। वो शैतान पीछे हट गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो करहाने लगा, लेकिन फिर हमला करने को तैयार हो गया वो। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी तो ब्रेक की आवाज़ गूंज उठी। बाहर स्टेशन की रोशनी दिखाई दी। मैंने दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की और वो खुल गया। फिर मैं बाहर कूद पड़ा और सीधा प्लेटफार्म पर जाकर गिरा। वो शैतान खिड़की से झांक रहा था। उसकी आंखें अब भी लाल थी। फिर ट्रेन चल पड़ी और वो उसके साथ गायब हो गया। दोस्तों, मैं प्लेटफार्म पर लेटा रहा और मेरी सांसें बहुत तेज थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सनसनाहट मुझे सुनाई दे रही थी। कार्तिक की वो अंधेरी रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं मौत के इतने करीब था तो सुबह हो गई, और जब सुबह हुई तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया, लेकिन वो घाव अब भी दर्द करता है, जैसे मुझे शैतान की याद दिलाता है वो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।